तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हाइप जो है वो पहले ही क्रिएट कर दी गई है कि रफाल के अगेंस्ट में पाकिस्तान ने J-10C फाइटर लिया है। ये जो है रफाल का मुकाबला कर सकता है, इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट कर सकता है। इससे पहले ये जो काम है वो JF-17 ब्लॉक 3 कर रहा था, कतर के रफाल को बीट भी किया था। और अब क्या हो गया है कि नया खिलाड़ी यहाँ पर आ गया है, तो ये जो ताज है रफाल डोमिनेटर का वो अब JF-17 ब्लॉक 3 से हटकर J-10 पर चला गया है। फ्रैंकली कहें तो जो प्रोपेगेंडा किंग था एयर डोमिनेंस फाइटर पाकिस्तान एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट करने के लिए अब वो JF-17 से हटकर J-10 बन गया है, क्योंकि अब ये इनका नया फाइटर है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ सेइंग कि वी हैव द बेस्ट एयरक्राफ्ट विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको हम एक एक चीज़ बताएंगे कि क्यों J-10 जो है वो रफाल को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, बेसिकली स्ट्रगल कहाँ कर सकता है और पाकिस्तान को कहाँ पर इस एयरक्राफ्ट से एज मिला है। डेफिनेटली एक बेटर एयरक्राफ्ट है, नई जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो एज जो है वो प्रोवाइड ज़रूर कराएगा पाकिस्तान को, पर ये एक्चुअल कितना हो सकता है, कितना दिखाया जा रहा है, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सो इन अ डिफेंस मैट्रिक्स वीडियो वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर वर गुड चांसेस कि पाकिस्तान जो है वो J-10 फाइटर को ले, बिकॉज जो ऑप्शन है F-16 को लेकर वो ज़्यादा उनके पास है नहीं, सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट वो ले नहीं पा रहे हैं, अपग्रेड प्रॉपर उनको मिल नहीं पा रहे हैं, तो चाइनीज़ ऑप्शन को छोड़कर उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, इसलिए इस फाइटर को लेने में ज़्यादा समय जो है वो नहीं लगा। तो इस चीज़ को भी एक एडवांटेज की तरह प्रमोट किया जा रहा है कि इंडिया ने 15 साल लगा दिए रफाल को लेने में, हमने ये काम 6 महीने में कर दिया, हमारी एयरफोर्स इतनी एफिशिएंट है। पर ये कौन बताएगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस थे जिसमें से उन्हें चूज करना था, वहीं पर आपकी एयरफोर्स के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तो पाकिस्तान के एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि JS-10 जो फाइटर है रफाल के मुकाबले हमने खरीदे हैं, हमारी जो रिपब्लिक डे परेड होगी उसमें वो फ्लाई बाय करेंगे। करीबन 25 एयरक्राफ्ट हैं, एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करते हैं, और ये जो परेड है ये एक्चुअली 23 मार्च में होती है। तो 23 मार्च तक 25 एयरक्राफ्ट को रिसीव करने का मतलब ये है कि ये पहली बात तो पैनिक बाय है, रफाल के बाद आपने तुरंत ये एयरक्राफ्ट खरीदे। दूसरा 25 एयरक्राफ्ट अगर आपको 3 महीने या फिर 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने में अगर मिलते हैं, या तो प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा तेज़ है, या तो डील बहुत पहले से चल रही है, या तो ये सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट है। तो सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट की पॉसिबिलिटी को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो बजट है वो कुछ खास नहीं चल रहा है। पोस्ट कोविड सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब हुई है। तो अगर आप JF-17 ब्लॉक 3 को ब्लॉक 2 के कंपैरिजन में देखें तो उस फाइटर में डेफिनेटली कुछ एडवांटेजेस हैं। AESA रडार के साथ आता है, बेटर वेपन सिस्टम के साथ आता है, बेटर प्रोटेक्शन सूट के साथ आता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं हैं। डेफिनेटली एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, पर रफाल के अगेंस्ट आप उसे पिच नहीं कर सकते, भले ही आप फेस सेविंग के लिए वो बात कहते रहे। दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फाइटर हैं। JF-17 का साइज छोटा है, स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस आ जाती हैं उसके साथ, रेंज कम हो जाती है। सेल्फ डिफेंस के लिए आप उसे एक हद तक यूज़ कर सकते हैं, पर डीप स्ट्राइक मिशंस के लिए या फिर ऑफेंसिव रोल के लिए वो एक आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है। यही कारण है कि जो तेजस है या फिर तेजस मार्क 1A जो होगा वो इंडिया का मेन फाइटर नहीं होगा। तो इसीलिए ये बात कही जाती थी कि जो F-16 है वो पाकिस्तान का मेन फाइटर है, ऑल्दो रेंज लिमिटेशन उसके साथ भी थी। सो पर्सनली द वन थिंग दैट आई सी, जो J-10 लेकर आएगा पाकिस्तान में वो एक डिफरेंट कैटेगरी का फाइटर होगा, जो कि ज़्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ होगा, ज़्यादा रेंज के साथ होगा, तो ऑफेंसिव रोल में उसको यूज़ किया जा सकता होगा, क्योंकि अभी तक जो फाइटर उन्होंने यूज़ किए हैं वो डिफेंसिव रोल के लिए ज़्यादा थे। नाउ द अदर बिग क्वेश्चन इज कि क्या ये प्लाफ यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लेवल का J-10C होगा या फिर एक्सपोर्ट वर्जन होगा। तो पर्सनली हमने ये बात कही थी अपने वीडियोस में डिफेंस मैट्रिक्स में कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है J-10CE हो सकता है, यानी कि एक्सपोर्ट वर्जन हो सकता है। और उसका जो बेसिस था वो ये था कि पाकिस्तान को अभी तक जितने भी वेपन्स या फिर इक्विपमेंट मिले हैं वो एक्चुअली एक्सपोर्ट वर्जन ही मिले हैं। भले ही पाकिस्तान में इस चीज़ को ऐसे प्रमोट किया जाता है कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ है, पर नहीं, ये एक्सपोर्ट वर्जन से डेफिनेटली पाकिस्तान ने अपने हिसाब से कुछ एनहांसमेंट कराए हैं, पर बेसिकली ये एक्सपोर्ट वर्जन्स हैं जो कि थोड़े डाउनग्रेडेड होते हैं एक्चुअल वर्जन जो चाइनीज़ सर्विस में होंगे उसके कंपैरिजन में। तो करंट सिचुएशन की बात करें, मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड का टोटल कट ऑफ है यूएस की वजह से। तो अगर पाकिस्तान अपने हिसाब से कुछ एनहांसमेंट चाहता भी है
तो जो थर्ड पार्टी सिस्टम वो लेकर आएंगे वो वेस्ट से नहीं ला सकते क्योंकि वहाँ पर टोटल कट ऑफ है। तो इसके चांसेस कि J-10C में कोई वेस्टर्न इक्विपमेंट लगे ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। ये JF-17 के केस में भी पाकिस्तान ने ट्राई किया था कि कुछ वेस्टर्न इक्विपमेंट लग जाए, पर वो पॉसिबल नहीं हुए। फिर दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि चाइना देखता है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में डेफिनेटली उनको एक एडवांटेज प्रोवाइड करा सकता है, तब भी उनको अपने बेस्ट इक्विपमेंट क्यों नहीं देता। इसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के क्लोज टाइज रहे हैं अमेरिका के साथ। अब वो इंटरनली कितने क्लोज हैं ये चाइना को भी नहीं पता। तो अगर वो पाकिस्तान को अपने बेस्ट इक्विपमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि वो खुद यूज़ करते हैं, तो इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि वो यूएस के भी हाथ लग जाए। इसलिए भूल कर भी चाइना कभी पाकिस्तान को अपने स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो जो पहले PL-15 200 से 400 किलोमीटर यानी कि 200 to 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर रही थी, अब वो एक्सपोर्ट वर्जन में 148 या 145 किलोमीटर हो गया, ढंग से याद नहीं है। तो ये जो सेम ट्रेंड है वो एक्सपोर्ट वर्जन के एयरक्राफ्ट के साथ भी फॉलो होगा। तो एक्सपोर्ट लेवल के एयरक्राफ्ट के साथ आपको जो वेपन्स मिलेंगे उसकी रेंज जो है कंपेरेटिवली चाइनीज़ वर्जन से कम होगी, चाहे हम PL-15 की बात कर लें, SD-10 की बात कर लें जो कि PL-12 का एक्सपोर्ट वर्जन है। उसके बाद शॉर्ट रेंज के लिए जो PL-10 मिसाइल होगी उसका भी एक्सपोर्ट वर्जन मिलेगा। इसलिए इंडिया द्वारा अपने मिसाइल प्रोग्राम पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि रशिया से भले ही हम कोई भी वेपन लेते हैं वो भी हमें एक्सपोर्ट वर्जन ही प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास एक ये एडवांटेज है क्योंकि हमारे रिलेशन वेस्टर्न कंट्रीज से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं, तो हम थर्ड पार्टी अच्छे सिस्टम को आउटसोर्स करके अपने एयरक्राफ्ट में लगाकर उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है। बाकी मिसाइल्स जो हैं कोई अपनी बेस्ट नहीं देता है। इंडिया का इसलिए खुद का प्रोग्राम चल रहा है ताकि वर्ल्ड क्लास मिसाइल जो है वो हम प्रोड्यूस कर सके और अपने किसी भी एयरक्राफ्ट से उनको फायर कर सके। तो ये वेपन्स की बात हो गई। अब एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को इन जनरल हम समझ लेते हैं। सो बेसिकली द रेडार दैट वी हैव हियर इज एन AESA रेडार, दैट मींस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रेडार विद अराउंड 1200 TR मॉड्यूल्स दैट सम डेटा सजेस्ट, जिसकी वजह से हमको एक बेटर रेंज मिलती है, बेटर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी मिलती है, साथ में एक बार में ये ज़्यादा टारगेट को एंगेज भी कर सकता है। लेकिन जस्ट विथ TR मॉड्यूल्स यू कैन नॉट जज द परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें पावर का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है कि पावर इनपुट कितनी मिल रही है, तो उसके हिसाब से रेडार की परफॉर्मेंस होती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि एक सिंगल इंजन यहाँ पर पावर कर रहा है। दूसरी चीज़, आप TR मॉड्यूल से परफॉर्मेंस को वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि हमने ये पास्ट में ट्रेंड देखा है कि सेम TR मॉड्यूल्स के साथ जो चाइनीज़ AESA रेडार है वो थोड़ी सी कम परफॉर्मेंस देते हैं वेस्टर्न रेडार के कंपैरिजन में। So just because it has 1200 TR modules, that doesn't prove that it is a better radar than the RBE2 AESA radar on board Rafale, which has around 800 to 900 TR modules. So just because we don't have actual performance number of the radar on board J-10, that makes it a gray area, जहाँ पर झूठ बोलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इस पर हम भी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या काउंटर नहीं कर सकते अगर पाकिस्तान की साइड से ये कहा जाता है कि ये रडार इतना कैपेबल है, क्योंकि इसके पीछे कोई सोर्स नहीं है। सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर रिमेन्स अननोन। व्हाट वी कैन डू इज अजम्पशन। यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि रेंज मैक्सिमम क्या हो सकती है, ट्रैकिंग कैपेबिलिटी क्या हो सकती है। सो द मैक्सिमम ट्रैकिंग रेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट having an RCS of around 5 meters square can be in between 150 kilometers to 200 kilometers. Also, let me clarify again, in jamming environment, the range will vary. यानी कि रफाल के स्पेक्ट्रा के अगेंस्ट में जो रेंज है वो इतनी नहीं होगी, उससे कम ही मिलेगी। Also, the other thing that we should keep in mind that this will be export version, so the range will be further decreased. तो ये सुनकर सामने मुंह लटक जाएगा कि जानबूझकर आप हमारे इक्विपमेंट को कम बताते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को दूसरी तरीके से अगर रखें तो इसका जो रेडार है डेफिनेटली ज़्यादा कैपेबल होगा इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 UPG के रेडार से, मिराज 2000 के रेडार से, इवन LCA-30 Mark 1 के रेडार से और इवन LCA-30 Mark 1A के रेडार से भी। लेकिन Su-30 MKI के पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे बेस्ड रेडार से ये बेटर होगा। ये डिपेंड करेगा इस एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी पे, क्योंकि जो NO11M बार्स रेडार है Su-30 MKI पे
वो दुनिया के सबसे पावरफुल PESAs में से एक है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैकिंग प्रोवाइड कराता है लो RCS के लिए। एट द सेम टाइम बिकॉज इट्स अ PESA रडार, द जैम रेजिस्टेंस इज नॉट एज गुड व्हाट यू गेट इन AESA। दैट्स वाई अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी अच्छी है तो आप इस रडार को परेशान कर सकते हैं, पर इसका रडार रफाल के AESA रडार से बेटर है। ये फैक्ट शायद ही कोई सेन माइंड एक्सेप्ट करे। तो अगर इंजन पे आते हैं, यहाँ पर इंजन में हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला AL31FN है जो कि रशियन ओरिजिन का है, दूसरा WS10 है। तो WS10 जो है वो ज़्यादा पावरफुल इंजन है, ज़्यादा बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो प्रोवाइड कराएगा, पर ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये चीज़ क्लियर तभी हो पाएगी कि दोनों में से कौन सा इंजन है जब एयरक्राफ्ट को हम पहली बार देखेंगे। बाकी परफॉर्मेंस नंबर की बात करें तो दोनों इंजन ऑलमोस्ट सिमिलर है। मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट जो है आपका AL31 के केस में आपको 125 किलोन्यूटन का मिल जाता है, वहीं पर अगर WS10 की बात करें तो ये 130 to 140 किलोन्यूटन के आसपास का है। तो AL31 सेम इंजन का एक वर्जन है जो कि हमारे Su-30 MKI में लगता है। तो इंजन की जो मेंटेनेबिलिटी है और सर्विसेबिलिटी है उसके साथ हम लोग पहले ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में इनकी सर्विसेबिलिटी काफ़ी पुअर है और सर्विस लाइफ भी काफ़ी कम है। सिमिलर ट्रेंड हमें चाइनीज़ WS सीरीज़ के इंजन के साथ भी देखने को मिला है अभी तक जो सर्विस में यूज़ किए जा रहे हैं। ऑल्दो पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पर कहा यही जाता है कि ये रशियन स्टैंडर्ड को अभी मैच कर पा रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में बेटर कर ले, पर फिलहाल वो स्टेज नहीं पहुंची है। यही कारण है कि पहले पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में चाइनीज़ WS-13 इंजन लगने वाले थे, लेकिन अल्टीमेटली रशियन RD-93 MA को ही चूज किया गया। नाउ कंपेयरिंग दिस विद द रफाल विद मॉड्यूलर डिजाइन, एन इंजन विद बेटर सर्विस लाइफ, मेंटेनेबिलिटी, यू कैन चेंज बोथ द इंजन्स जस्ट विद इन 2 hours. You just cannot compare the availability rate of both the aircraft. And this is a very important factor when you are purchasing just 25 aircraft, that is one squadron. Now again one thing comes that because we don't have numbers on WS-10 engine, anything can be claimed. बोला जा सकता है कि 6000 घंटे की इसकी सर्विस लाइफ है, 2000 घंटे तक आपको कुछ नहीं बोलना है, पर हम AL31 इंजन को जानते हैं काफ़ी अच्छे से। और क्योंकि WS-10 से पूरी तरीके से अभी तक रिप्लेस नहीं किया गया है तो डेफिनेटली WS-10 भी अभी मैच्योर नहीं हुआ है। लेकिन ये चीज़ हमें बाद में ही पता लगेगी। इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि जो पाकिस्तान को J-10 फाइटर मिले उनमें WS-10 इंजन ही हो। लेकिन अगर हम पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली हमको वेस्टर्न इंजन के कंपैरिजन में कहीं भी नज़र नहीं आती है। हाँ, लेकिन हम जब डिज़ाइन पे आते हैं और एक्चुअली फ्लाइट परफॉर्मेंस पर आते हैं कि एयरक्राफ्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो फ्लाई कर रहा है, तो डिज़ाइन इसका काफ़ी सॉलिड है क्योंकि ये इजरायली लावी पर बेस्ड है। तो ये कनार्ड डेल्टा डिज़ाइन है जिसकी वजह से आपको यहाँ पर सुपीरियर इंस्टेंटेनियस टर्न रेट मिलेगा क्रॉप्ड डेल्टा के कंपैरिजन में, यानी कि F-16 हो गए, MiG-29 हो गए, उनके कंपैरिजन में आपको बेटर इंस्टेंटेनियस परफॉर्मेंस मिलेगी। कनार्ड होने की वजह से सस्टेन टर्न रेट भी इसका काफ़ी अच्छा होगा। थ्रस्ट टू वेट रेशियो वैसे ही 1 को क्रॉस करता है, तो एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाली है। डॉग फाइट्स में ये काफ़ी अच्छा होगा, क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी अच्छा होगा। BVR में इसके रडार और वेपन्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक्सपोर्ट वर्जन है तो डेफिनेटली चाइनीज़ वर्जन से थोड़ा डाउनग्रेडेड होगा। रफाल से आप कंपेयर नहीं कर सकते BVR के केसेस में, पर डॉग फाइट में डेफिनेटली काफ़ी अच्छा फाइटर होने वाला है। साथ में IRST सेंसर के साथ आता है तो पैसिव ट्रैकिंग की कैपेबिलिटी आपको इस एयरक्राफ्ट से मिल जाती है, जो कि मीडियम टू क्लोज रेंजेस में एक बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, स्पेशली जैमिंग एनवायरनमेंट में। तो ये एक इसके लिए बड़ा एडवांटेज होगा, पर सेम एडवांटेज रफाल को भी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट फाइटर है, यहाँ पर हम यही कह सकते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान को इससे काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। रफाल से बेटर कहीं से भी हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि काफ़ी नंबर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि हिडन है, तो वहाँ पर झूठ बोला जा सकता है जैसे कि हमने पहले बताया। तो एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से जो कंपैरिजन होगा वो हमारा काम नहीं है। हम यहाँ पर ओपिनियन देते हैं। नंबर्स के साथ चीज़ों को प्रेजेंट करना डिफेंस मैट्रिक्स का काम है। फ्यूचर में आपको इन दोनों का कंपैरिजन उनके वीडियो में मिल जाएगा। Lastly, we should accept it. Yes, it's a good thing for Pakistan, a threat to India, a challenge to Rafale. But that aircraft is nowhere close to dominating the sky above us. Rafale is still dominating. So we end it here. Signing out. Jai Hind.